नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रैक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की साइंस। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की साइंस। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु भेड़ों के साथ कई अन्य जंतुओं से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो जो ऊन प्रदान करने वाली जंतु है उसमें हमारी भेड़ आती है, लेकिन भेड़ के साथ भी और भी अन्य कई जंतु हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी बात की थी कि हम ऊन भेड़ों से भी प्राप्त करते हैं, बकरी से भी, ऊँट से, याक से, बहुत सारे जंतु हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ऊन हमें बहुत सारे जंतुओं से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तो याक की ऊन कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। इमेज में जो आप देख पा रहे हैं यही है आपका याक। इसी से हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। और कहाँ मिलती है इसकी ऊन? तो वो तिब्बत और लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके ऊन से पश्मीना शालें बनती हैं। आप जो इमेज में देख पा रहे हैं यही है आपकी अंगोरा बकरी, और ये क्या है? बकरी है। तो इस अंगोरा नस्ल की बकरी से हमें क्या मिलती है? अंगोरा ऊन मिलती है। जिससे कौन सी शालें बनती है? तो जिससे पश्मीना शॉलें बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो पश्मीना शॉलें किससे बनती हैं? वो बनती है आपकी अंगोरा नस्ल की बकरी से। मतलब कि जो आपकी अंगोरा बकरी है इसी से आपकी पश्मीना शॉलें बनती हैं। और कहाँ प्रसिद्ध है? तो अंगोरा नस्ल की जो बकरी है वो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो यहाँ से 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले ही आपकी कि जो अंगोरा नस्ल की बकरी है, अंगोरा बकरी है, उससे कौन सी ऊन मिलती है? तो अंगोरा ऊन ही मिलती है। और दूसरी है कि इसकी ऊन से कौन सी शॉलें बनती है? तो इसकी ऊन से पश्मीना शॉलें बनती हैं। और तीसरा है कि ये कहाँ पाई जाती है? तो अंगोरा बकरी क्या है आपकी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पैका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पाए जाते हैं? लामा पाया जाता है और एल्पैका पाया जाता है। इनसे भी हमें ऊन प्राप्त होती है। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके दक्षिण अमेरिका में। कौन कौन से? लामा हो गया और दूसरा हो गया आपका एल्पैका। नेक्स्ट है, ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। तो ऊँट के जो बाल होते हैं इससे भी हमें ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। तो रेशम के जो कीट होते हैं वो किसको बनाते हैं? वो रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। और रेशम कीट को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। नेक्स्ट है, रेशम कीट मादा एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। तो जो रेशम कीट मादा होती है, एक नर होता है और एक मादा होती है। तो जो मादा होती है वो क्या है? सैकड़ों अंडे दे देती है। एक ही बार में सैकड़ों अंडे को दे देती है। नेक्स्ट है, रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। तो जो रेशे होते हैं जो हमें जंतुओं से मिलते हैं तो उनकी क्या की जाती है? रंगाई की जाती है, उन पर कलर किया जाता है। तो जो भी हमें रेशे मिलते हैं जैसे कि ऊन के हो गए, तो ऊन के रेशे क्या है? हमें बकरी से भी, भेड़ से और भी बहुत सारे जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है। तो जो ऊन के रेशे होते हैं उसकी क्या की जाती है? रंगाई की जाती है। मतलब कि उस पर क्या है? कलर किया जाता है। क्यों किया जाता है?
क्योंकि जो भेड़ बकरी होती है इनकी ऊन कैसी मिलती है, अधिकतर हमें इनकी ऊन कैसी मिलती है देखने को, तो वो मिलती है काली या फिर भूरी मिलेगी या फिर सफ़ेद मिलेगी। तो ये 3 ही कलर देखने को ज़्यादातर मिलते हैं, इसीलिए इनकी जो रेशे होते हैं उन पर क्या है रंगाई की जाती है, मतलब कलर किया जाता है, अलग अलग रंगों में उसको क्या है रंगा जाता है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो भेड़ बकरी है इनकी ऊन रियल में कैसी होती है, तो इनकी ऊन जो है रियल में कैसी होती है, तो वो होती है आपकी काली, भूरी और सफ़ेद होती है। नेक्स्ट है मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं। तो ये आपका रेशम कीट है जिनसे क्या है यहाँ क्या हो रहा है, रेशम का विकास हो रहा है, मतलब कि कोकून में विकास कर रहा है कौन, कीट, किसका, रेशम का, और ये है आपका क्या कोकून। नेक्स्ट है भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है, यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। तो ये आप इमेज में देख पा रहे हैं कि ये क्या है, भेड़ है, इसकी क्या निकाल रहे हैं, ऊन निकाली जा रही है। तो भेड़ के बालों की जो त्वचा है उसकी ऊपर की जो पतली परत होती है, तो उसे क्या होता है, उसे उतार लिया जाता है, मतलब कि उस परत को क्या है निकाल लिया जाता है, और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। तो भेड़ की ऊन उतारना मतलब कि कटाई करना। तो भेड़ के बालों की जो त्वचा होती है, पतली त्वचा होती है, उसको उतार लिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम कटाई कहते हैं। नेक्स्ट है रीलिंग। तो रीलिंग होता क्या है, तो रेशों को सीधा करके यहाँ आपका सुलझाया है, तो रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। तो रीलिंग क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है कि जब आप रेशों को सीधा करते हैं, जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख पा रहे हैं, तो यहाँ रेशों को क्या किया जा रहा है, सीधा किया जा रहा है, मशीनों के द्वारा रेशों को सीधा किया जा रहा है। फिर इसके क्या है बिंडल बनते हैं, और फिर बिंडल से क्या बनता है, यहाँ से ये धागा बनता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यही प्रक्रिया आपकी रीलिंग कहलाती है। तो जब आप रेशों को पहले सीधा करते हैं और फिर उससे क्या है आप लपेट कर धागा बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग। नेक्स्ट है नस्ल का नाम, ऊन की गुणवत्ता और राज्य जहाँ पाई जाती हैं। तो जैसे कि आपकी यहाँ लोही है, लोहा नहीं है, यहाँ आपकी लोही नस्ल है। तो लोही नस्ल से जो आपकी लोही नस्ल है, जैसे कि इसके पहले हमने बात की थी अंगोरा नस्ल की बकरी की, तो अंगोरा नस्ल से हमें अंगोरा ऊन मिलती थी। इसी प्रकार क्या है लोही नस्ल है, तो लोही नस्ल से हमें क्या मिलती है, अच्छी गुणवत्ता की ऊन देखने को मिलती है। तो किस जंतु से मिलती है, तो लोही जंतु से हमें अच्छी गुणवत्ता की ऊन मिलती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी राजस्थान और पंजाब में। तो लोही आपकी राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ हम इसे एक ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। लोही से याद रख लीजिए आप क्या, लोहा। तो लोहा क्या है, अगर आप अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा नहीं लेंगे तो क्या है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप लोहे का सामान खरीद रहे हैं, तो अगर आप हल्की वस्तु लेंगे, लोहे की क्या है, अगर आप हल्की वस्तु लेंगे तो वो क्या है जल्दी ख़राब हो जाएगी। और अगर आप उसी की अगर आप वजनी में वस्तु लें, मतलब कि उसका वेट क्या हो ज़्यादा हो, तो वो चीज़ क्या है आपकी बहुत ज़्यादा चलेगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अच्छी गुणवत्ता की ऊन मतलब कि अच्छा लोहा खरीदना चाहिए। तो ये तो हो गई अच्छी गुणवत्ता की ऊन की। अब हम बात करते हैं राजस्थान और पंजाब में कैसे पाई जाती है कि लोहा हमेशा कैसा खरीदना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाला खरीदना चाहिए। और एक राज नाम का व्यक्ति है, तो उसने क्या किया है, तो उसने
पंजा से मतलब कि पंजाब, तो पंजा से क्या है, उस लोहे को मारा, तो क्या है, लोहा क्या था, वजनी था, मतलब अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा था, तो इसीलिए क्या है, उसका स्थान चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि अच्छी गुणवत्ता मतलब कि अच्छा लोहा खरीदना चाहिए, और राज नाम के व्यक्ति ने पंजा मार के देखा उस पर, तो उसका स्थान चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रामपुर बुशायर। रामपुर बुशायर से कौन सी ऊन मिलती है, तो इससे हमें भारी ऊन मिलती है। तो रामपुर बुशायर से हमें भारी ऊन मिलती है, और ये कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए रामपुर बुशायर, अब रामपुर बुशायर मतलब कि कोई घुस आया, रामपुर बुशायर, बुशायर मतलब कि घुस आया, तो कोई यार क्या है, घुस आया है। कहाँ घुस आया है, रामपुर में, तो रामपुर में कोई यार क्या है, बुश मतलब कि घुस, तो बुश से हम याद रखेंगे यहाँ घुस से, तो रामपुर में क्या है, कोई यार घुस आया है। अब कैसे घुस आया है, भारी भरकम ऊन लेके घुस आया है, तो भारी भरकम ऊन लेके वो क्या है, घुस आया है। अब हमने उसे क्या किया है, उतारा है, उसे हमने क्या किया है, उतारा है, अपने घर से मतलब कि निकाला है, उतारा है मतलब कि निकाला है। तो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, उतारा है मतलब कि उत्तर प्रदेश। अब कहाँ से उतारा है, हमने किसी हिम से उतारा है, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं हिम में, तो उतारा है हमने कहाँ से उतारा है, अपने हिम से उतारा है, जहाँ हम रहते हैं, हिमाचल में हम रहते हैं, हिम में हम रहते हैं, तो वहाँ से हमने उसे उतारा है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि रामपुर बुशायर मतलब कि रामपुर में कोई घुस आया है, रामपुर में मतलब कि रामपुर में कोई यार क्या है, घुस आया है। कैसे घुस आया है, भारी भरकम ऊन लेके घुस आया है, तो हमने उसे क्या किया है, उसे हमने उतार दिया है। कहाँ से उतार दिया है, हिम से उतार दिया है, अपने घर से उतार दिया है जहाँ हम रहते हैं, तो हिम से उतार दिया है मतलब कि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा नाली, जिसे हम नली भी कहते हैं। तो नाली क्या है, नाली नस्ल से हमें क्या मिलती है, गलीचे की ऊन मिलती है। तो जो आपके गलीचे बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनती है किससे, नाली नस्ल की ऊन से। और ये कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, तो नाली नस्ल की जो ऊन है वो हमें मिलती है कहाँ, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में। तो देखिए नाली, अब नाली से हम नाली ही याद करेंगे, जैसे कि आपकी जो गली में नाली होती है, आपकी गली में जो नाली होती है जिसमें मलबा भरा होता है, तो नाली से हम नाली ही याद रखेंगे। तो नाली, अब देखिए नाली में क्या हुआ है, किसी ने हरि का नाम लिया। अब हरि का नाम लिया तो उसने क्या है, अपने पंजे से, अपने हाथों से क्या है, ताली बजाई है। जब उसने पंजे से ताली बजाई है, तो राज नाम के व्यक्ति ने क्या है, राज नाम के व्यक्ति था, तो वो क्या है, वहाँ से हट गया है। उसने कहा कि ये हरि का नाम ले रहा है, एक तो नाली में घुसा है, ऊपर से क्या है, हरि का नाम ले रहा है और ताली बजा रहा है, मतलब कि पंजा बजा रहा है, तो इसलिए वो क्या है, वहाँ से हट गया था। नाली मतलब कि गली गली में क्या है, नाली है। तो इस तरीके से आप गलीचे की ऊन रख सकते हैं याद। तो देखिए नाली क्या बनी है, गली गली में बनी हुई है, तो गलीचे की ऊन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। अब जब नाली गली गली में बनी हुई है तो व्यक्ति तो गिरेगा ही, क्योंकि वो खुली हुई नाली है, ठीक है। तो नाली कैसे खुली हुई है, अब उसमें क्या है, कोई व्यक्ति गिर गया है, तो वो क्या कर रहा है, हरि का नाम ले रहा है, हरियाणा। और कैसे नाम ले रहा है, वो पंजा मतलब कि अपनी ताली बजा के और हरि का नाम ले रहा है। अब वहीं से राज नाम का कोई व्यक्ति था, वो गुजर रहा था वहाँ से, उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो कि हरि का नाम ले रहा है, लेकिन वो क्या है,
नाली में घुसा हुआ है, नाली में घुसा हुआ है, इसीलिए वो क्या है उस स्थान से हट गया और उसने उसे नहीं निकाला। तो राज नाम का व्यक्ति था तो वो क्या है वहाँ से हट गया था। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि नाली कैसी बनी हुई है, गली गली में बनी हुई है। हरि नाम का कोई व्यक्ति था, उसी नाली में गिर गया था और वो क्या हरि का नाम ले रहा था। कैसे? पंजाब मतलब कि पंजे से मतलब कि पंजे से वो क्या है ताली बजा रहा था और राज नाम का कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरा, लेकिन उसने अपना स्थान बदल दिया। उसने कहा कि मैं क्यों इसे निकालूं, वो तो नाली में घुसा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाखड़वाल। तो बाखड़वाल नस्ल से हमें कौन सी ऊन मिलती है? तो इससे हमें ऊन मिलती है ऊनी शॉलों की ऊन। अब जो ऊन की जो आपकी शॉल आती है, तो ऊन की जो शॉल मिलती है वो किससे बनती है? वो बनती है आपकी बाखड़वाल नस्ल से। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी जम्मू और कश्मीर में। तो देखिए बाखड़वाल से कौन सी मिलती है ऊन? तो वो मिलती है हमें कौन सी? शाल वाली ऊन देखने को मिलती है। तो इसे भी हम ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बाखड़वाल, अब बाखड़वाल मतलब कि बाखड़वाल से मतलब की है बाहर से। तो यहाँ हम बाखड़वाल को बाहर से याद करेंगे और बाहर क्या है? जम के, बाहर क्या है? जम के ठंड लग रही है, क्योंकि ठंड के मौसम में हम रह रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ही ठंड पड़ती है। तो जम्मू और कश्मीर में जब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ क्या है आपको कोई चीज़ क्या है ओढ़ने के लिए चाहिए होगी, और ठंड किससे मिटेगी? आपकी शाल से मिटेगी। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि बाखड़वाल मतलब कि बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बाहर क्या है जम के ठंडी है, और जम के ठंडी है इसीलिए हम क्या है शॉल का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मारवाड़ी। तो मारवाड़ी से कौन सी ऊन मिलती है? तो इससे हमें मिलती है मोटी या रुक्ष ऊन। तो मोटी या फिर जो रुक्ष ऊन है तो वो किससे मिलती है? वो मिलती है हमें मारवाड़ी से। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है। तो जो आपकी मारवाड़ी ऊन है ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी गुजरात में। अब इसे भी हम ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मारवाड़ी और मोटी और गुजरात, तो मार के क्या है उसे मोटा कर दिया है, मार के क्या है मोटा कर दिया है, और इसीलिए वो क्या है वहाँ से गुजर गया है। इसीलिए उसने क्या है अपनी पतली गली पकड़ ली है और वो वहाँ से गुजर गया है। तो मारवाड़ी मार के उसे मोटा कर दिया है और इसीलिए वो क्या है वहाँ से गुजर गया है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि मारवाड़ी से कौन सी ऊन मिलती है? तो मारवाड़ी से हमें मोटी ऊन मिलती है, और इतना मारा है कि वो वहाँ से गुजर गया है, तो हो गया हमारा गुजरात। नेक्स्ट है हमारा पाटनवाड़ी। तो पाटनवाड़ी से हमें क्या मिलती है? हौजरी की ऊन मिलती है। तो जो हौजरी का ऊन रहता है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमें पाटनवाड़ी से। यहाँ आपका बड़ा पा है, पाटनवाड़ी से मिलता है। कौन सी ऊन मिलती है? हौजरी की ऊन मिलती है। और ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मिलती है गुजरात में। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। तो देखिए पाटनवाड़ी और हौजरी और गुजरात। तो पाटनवाड़ी से हम याद रखेंगे, यहाँ पाटनवाड़ी से हम याद रखेंगे पिट गई। क्या पिट गई है? हौजरी पिट गई। अब हौजरी जब पिट गई है तो वो क्या है वहाँ से गुजर गई है। तो पाटनवाड़ी क्या है पिट गई, किससे पिट गई? हौजरी से पिट गई, इसीलिए वो क्या है वहाँ से गुजर गया है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो एक बार हम पूरा रिवाइज करते हैं कि यहाँ क्या है लोही से हमें क्या मिली है? अच्छी गुणवत्ता की ऊन मिली है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान पंजाब में पाई जाती है। तो लोही से लोहा याद रखना है। तो लोहा कैसा खरीदना है? अच्छी गुणवत्ता का लोहा खरीदना है। और राज नाम का कोई व्यक्ति था तो उसने क्या है अपने पंजे से उसे मारा
जब उसने पंजे से लोहे को मारा, ठोस लोहे को मारा, तो उसने क्या है अपना स्थान चेंज नहीं किया, उसका स्थान नहीं बदला। तो इस तरीके से ये पहली हो गई। दूसरी है हमारी रामपुर बुशायर। तो रामपुर बुशायर भारी ऊन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो रामपुर बुशायर, तो रामपुर में कोई क्या है घुस आया है, कोई यार रामपुर में घुस आया है। कैसे घुस आया है? भारी भरकम ऊन लेके घुस आया है। तो उसे हमने क्या किया है? उतार दिया है। उत्तर प्रदेश कहाँ से? हिम से उतार दिया है, जहाँ हम रहते हैं। तो हिम से हमने उसे क्या है चला दिया है कि हिमाचल, यहाँ से चल, यहाँ से हट, मतलब कि यहाँ से हट, मतलब कि यहाँ से चल। तो हिमाचल प्रदेश हो गया है। तो रामपुर बुशायर भारी ऊन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमने याद की थी नाली। नाली से हमने नाली ही याद की थी कि नाली कैसी बनी हुई है? गली गली में बनी हुई है। नाली कैसी बनी हुई है? गली गली में बनी हुई है। और ये कहाँ है? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो जब नाली क्या है गली गली में बनी हुई है, तो इसीलिए क्या है कोई व्यक्ति नाली में गिर गया है। अब जब नाली में गिर गया है तो वो क्या है हरि का नाम ले रहा है। और कैसे ले रहा है? अपनी ताली को बजाकर, पंजा को बजाकर, मतलब कि तालियों को बजाकर हरि का नाम ले रहा है। वहीं से क्या है राज नाम का कोई व्यक्ति था जो वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन उसने अपना स्थान क्या है चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। बाखरवाल को हमने याद किया था बाहर से। तो बाहर क्या है बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है, मतलब कि जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर तो सबको पता है कि वहाँ क्या है बर्फ़ गिरती है, तो ठंड तो पड़ेगी। और जब ठंड पड़ेगी तो क्या है हमें शॉल की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से भी हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने किया था मारवाड़ी। तो मारवाड़ी मोटी या फिर रुक्ष ऊन और कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती। तो मार मार के हमने क्या किया था उसे मोटा कर दिया था, इसीलिए वो क्या है वहाँ से गुजर गया था। तो मार मार के मोटा कर दिया था, इसलिए वो वहाँ से गुजर गया था। नेक्स्ट है हमारा पाटनवाड़ी। पाटनवाड़ी हौजरी के लिए और गुजरात। तो पाटनवाड़ी मतलब कि इसे भी हमने क्या किया था पीट दिया था। पीटा था किसको? हौजरी को पीटा था, क्योंकि आप जब हौजरी कपड़े को पीटते हो तो वो क्या है वैसा का वैसा आपको मिलता है। तो इसीलिए हमने क्या किया था हौजरी को पीट पीट के देखा था कि क्या ये पीटने पर ये खराब होता है कि नहीं होता। तो इसलिए हमने उसे पीट पीट के देखा था। तो पीट पीट के देखा किसे? हौजरी कपड़े को, इसीलिए वो क्या है वहाँ से गुजर गया। देखने के चक्कर में क्या है वहाँ से वो गुजर गया, मतलब कि कपड़ा खराब हो गया। पीटने पर कपड़ा कैसा हो गया? खराब हो गया। इस तरीके से इस पूरे चार्ट को आप आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सॉल्टर्स रोग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सॉल्टर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना क्या कहलाता है? व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो देखते हैं यहाँ क्या बोला है। यहाँ बोला है हमारा कि ऊन क्या है? ऊन हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए क्या है? जीविकोपार्जन, मतलब कि जीने का क्या है? एक साधन है। जीवन को चलाने के लिए क्या है? एक साधन है। उनके लिए क्या है? वो एक व्यवसाय है। तो लेकिन क्या होता है कि इस ऊन के व्यवसाय में, ऊन का जो व्यवसाय है वो आसान नहीं है, उसमें बहुत ही ज़्यादा जोखिम है, क्योंकि इसमें क्या है एंथ्रेक्स नामक जीवाणु क्या है संक्रमित हो जाता है। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु आपके शरीर में घुस जाता है और जो क्या होता है एक घातक रक्त रोग का कारक माना जाता है। तो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु आपके शरीर में घुस जाता है अगर आप ऊन का कार्य करते हैं। कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन अगर मिलता है तो वो क्या है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और जिससे कौन सा रोग हो जाता है? तो जिससे सॉल्टर्स रोग
हो जाता है। तो एंथ्रेक्स नामक अगर जीवाणु आपके शरीर में घुस जाता है तो वो क्या है, उससे आपको सॉल्टर्स रोग होने की संभावना रहती है। तो ये हो गया हमारा क्या, ऊन उद्योग। जब व्यक्ति क्या है इस तरीके का व्यवसाय करते समय जब इन जोखिमों को झेलता है तो इन्हीं जोखिमों को हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक संकट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादन देशों में गिना जाता है। तो जो आपका रेशम है, रेशम के उत्पादन में अगर हम देखें तो चीन क्या है, अपना पहला स्थान रखता है। तो रेशम के उत्पादन में चीन कौन से स्थान पर है, तो वो है पहले स्थान पर। हालांकि भारत भी रेशम के उत्पादन में गिना जाता है, मतलब की संख्या क्या है, बहुत पीछे है। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है कि जो चीन है, चीन का नंबर किस स्थान पर आता है, तो वो आता है आपका पहले स्थान पर। किस में, रेशम के उत्पादन में। तो रेशम के उत्पादन में चीन क्या है, पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट है, अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। तो जो रेशम कीट होता है वो अपने पूरे जीवन चक्र में क्या करता है, रेशों की कताई करता है और फिर कोकून बनाता है। नेक्स्ट है हमारा, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। और जो आपके रेशम फाइबर वो किससे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं आपके प्रोटीन से। नेक्स्ट है हमारा, कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। तो जो हमने पहले बात की थी रीलिंग की, वही यहाँ भी है कि रेशों को क्या है, उनको अलग किया जाता है, रेशों को अलग किया जाता है और फिर उससे क्या है, धागा बनाया जाता है और उसी प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं। ये हमने पहले भी बहुत अच्छे से बात कर ली है। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर देखें तो कितना होता है, वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यद्यपि न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। तो देखिए क्या है, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है हमें चीन और ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद तीसरा स्थान किसका आता है, वो आता है हमारे भारत का। यद्यपि न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है, लेकिन सबसे अच्छी ऊन अगर देखें तो वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो होती है न्यूजीलैंड की भेड़ों से। तो न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन मिलती है, लेकिन फिर भी इसका स्थान पहला या दूसरा नहीं है। चीन का पहला स्थान है और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा, और हमारे भारत का कैसा है, तीसरा स्थान है। लेकिन आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड की भेड़ों से ही सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है, भले ही उसका स्थान नहीं है। नेक्स्ट है, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमान, जिसे हम डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं, तो आजकल क्या है, अंकीय तापमान उपलब्ध है जिसमें पारे का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए क्या है, तापमापी, तो जो आपका थर्मामीटर होता है जिससे बुखार चेक किया जाता है कितने डिग्री है और कितने डिग्री नहीं है। तो तापमापी में क्या है, पहले पारे का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसका निपटान क्या था, बहुत ही ज़्यादा कठिन था। तो इसीलिए आजकल क्या है, अंकीय तापमान, आपने देखा होगा कि जो आपका थर्मामीटर होता है जिससे आप बुखार चेक करते हो अपना, तो उसमें क्या है, कुछ नंबर बने होते जिससे आप पता कर पाते कि आपको कितने डिग्री सेल्सियस क्या है, फीवर है, बुखार है कि नहीं है। तो आजकल क्या है, अंकीय तापमान का हम उपयोग करने लगे हैं, मतलब कि जो आपका डिजिटल थर्मामीटर है उसका हम यूज करने लगे, क्योंकि उसमें क्या है, पारा नहीं होता। और अगर पारा होता तो क्या है, उसका निपटान करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता। अगर वो टूटता एक बार तो उसका निपटान करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता। इसीलिए जो आपका वर्तमान में थर्मामीटर यूज किया जाता है उसमें पारे का प्रयोग
नहीं किया जाता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।